Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit both the managing committee and the society members. It has very simple language articles, draft of applications, our earlier webinar videos, and more content shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical, and non-legal language and can be easily understood by all our friends. आज का विषय है, today's topic is refusing documents, false bills कैसे रेज किया जाता है. अब सोसाइटी में डॉक्यूमेंट पूछा तो सोसाइटी क्या क्या बहाने ले सकती है आपको डॉक्यूमेंट नहीं देने का. गलत आपके सर्विस और मेंटेनेंस बिल गलत कैसे बनते हैं उसका एक ब्रीफ आइडिया. मैनेजिंग कमिटी में कोरम नहीं है या कमिटी मेंबर्स नहीं आते हैं या मिनट्स बाद में लिखे जाते हैं, गलत रेजोल्यूशंस बनाए जाते हैं, गैर कानूनी रेजोल्यूशंस बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. ये सब चीज़ों के बारे में पुलिस एफआईआर कैसे फाइल कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसिक्यूशन हो सकता है मैनेजिंग कमेटी के ऊपर, जनरल मेंबर्स के ऊपर भी कैसे हो सकता है, छोटा मोटा उसका इंट्रोडक्शन करेंगे हम. प्रोसीजर क्या होगा पुलिस एफआईआर करने के लिए या और अलग अलग प्रोसिक्यूशन फाइल करने के लिए, और उसका आउटकम यानी परिणाम क्या क्या हो सकता है. एमसीएस एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के कुछ सेक्शन में क्रिमिनल पनिशमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है. दो ही सेक्शन है टिपिकली जिसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का परमिशन दिया हुआ, प्रोविजन दिया हुआ है, जिसके लिए आपको पहले से एमसीएस एक्ट के अंदर में अगर प्रोसिक्यूट करना है तो आपको परमिशन लेना है कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार से. और अगर इंडियन पेनल कोड के अंदर करना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में करना है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर करना है या और कोई सेक्शंस के अंदर करना है तो परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है. एमसीएस एक्ट में जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस वगैरह जो प्रोविजन दिया हुआ है वो सेक्शन 146 और उसका पनिशमेंट डिफाइन किया है सेक्शन 147 में. 146 ऑफेंस के नाम दिए हुए हैं कि कैसे आपने सोसाइटी के रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया, ओवरराइट किया, काटम कुटी किया, चेंज कर दिया ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स. मैनेजिंग कमेटी कई बार लंबे समय तक रहती है, एक सेक्रेटरी सेकंड टर्म पे आ जाता है अगर, तो उसका अंदर से मन करता रहता है कि मैं कुछ तो भी गड़बड़ करूं, कुछ तो भी फ्रॉजरी करूं मैं. आय रजिस्टर्स चेंज हो जाते हैं, सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट्स
कि बुक गायब हो जाती है या रिप्लेस हो जाती है। कई मेजर सोसाइटीज में नई मैनेजिंग कमेटी के आने के साथ में एक फर्स्ट फितरत ऐसी देखी गई है कि सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में से, रजिस्टर्स में से पन्ने गायब होने लगते हैं। तो जब अगली अगली कमेटी जब आती है, नई कमेटी टेक ओवर करती है, तो उस नई कमेटी की भी फितरत है, हैबिट है कि भाई फाइल में अगर 50 पन्ने लगे हुए हैं तो 5 पन्ने देख के वो सेटिस्फाई हो जाती है ना, ठीक है जो है आ गया, आज कुर्सी हाथ में आ गई, रिकॉर्ड वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, हमारा मकसद कुछ और है कुर्सी पे आने का। और तो दैट वो एक तरीका होता है। बैलेंस शीट कैसे मैनिपुलेट करोगे आप वगैरह वगैरह, तो उसके जो पनिशमेंट्स है 146 सेक्शन और 147 में, इस सारी चीजों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज आप सारे फ्रेंड्स के बिहाफ में वी आर इनवाइटिंग टुडेज वेबिनार स्पीकर श्री कुलदीप सिंह साहब, who is highly experienced in various aspects of life and also society matters. उनको जिंदगी का ढेर सारा तजुर्बा है, सीनियर सिटीजन है, वो अपने सोसाइटी में चेयरमैन के हैसियत से काम कर चुके हैं, अलग अलग तौर तरीके देख चुके हैं, तजुर्बेकार हैं। वो अपना आज तजुर्बा आपको बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे, अनुभव बताएंगे आपको। सोसाइटी में कई चीजें हुई उनके ऊपर नीचे, कैसे उन्होंने मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में प्रोसिक्यूशंस फाइल किए, कितने ढेर सारे हैरासमेंट्स वगैरह हुए। सो ऑन बिहाफ ऑफ आवर फ्रेंड्स हियर, we invite him to narrate his experiences. Kuldeep sir, we respectfully invite you to share your knowledge and experiences with our friends. Please take over and proceed. Thanks, and over to you, Kuldeep sir. Thank you, Hemant sir, for inviting me to speak at this webinar. सबसे पहले मेरा हार्दिक नमस्कार सब बहनों और भाइयों को जो आज के वेबिनार में हिस्सा ले रहे हैं। मेरे को बड़ी खुशी होती है कि ये वेबिनार्स जो हैं वो काफ़ी दिलचस्पी से मेंबर्स अटेंड करते हैं, तो इससे एक भावना बढ़ती है कि आप सब लोग किसी न किसी तरीके से अपनी सोसाइटी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हो, इसीलिए आपकी ये इच्छा होती है कि वेबिनार अटेंड करके कुछ डायरेक्शन ली जाए जो हम नॉर्मल मेंबर्स को अक्सर मालूम नहीं होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो है तो हम कैसे प्रोसीड करें। आज मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूं, जैसे हेमंत सर ने बताया, एक तो डॉक्यूमेंट्स वाला है कि डॉक्यूमेंट्स ना देना, दूसरा अगर आपके मेंबर्स जो हैं वो 25% से ज्यादा सिग्नेचर करके विशेष सर्वसाधारण मीटिंग बुलाते हैं और कमिटी वो सर्वसाधारण मीटिंग कंडक्ट नहीं करती है, और तीसरा मेन जो टॉपिक है वो कैसे
जो मैनेजिंग कमेटी है वो गलत इंटेंशन से, गलत इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन सर्वसाधारण मीटिंग में पास करा के मेंबर्स को बिल में अननेसेसरी इलीगल अमाउंट्स डाल के उसको तंग कर सकती है। तो जैसे हेमंत सर ने बड़ा आपको स्पष्ट बताया कि मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से ही बात कर रहा हूं और एक लाइव एग्जाम्पल हूं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये विषय हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये बार बार चर्चा जब हम करते हैं तो इन इश्यूज के डिफरेंट पहलूज जो हैं वो हमारे सामने आते हैं और फिर हमको उनका हल ढूंढने में हम जुट जाते हैं कि भाई ऐसा अगर हो तो हम क्या कर सकते हैं। मैं सब मेंबर्स को सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को सोसाइटी अफेयर्स में कभी भी कमजोर मत समझिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ आधे से ज्यादा 30%, 50%, 60%, 10, 20, 30 लोग मेंबर होने चाहिए। आपको अपना पॉइंट के ऊपर सोसाइटी को मजबूर करने के लिए कि भाई आप ये जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। यही तो कानून का फायदा है कि एक मेंबर भी अगर कानून के मुताबिक मैनेजिंग कमेटी को चुनौती दे सकता है तो बाकी जो मेंबर्स हैं आपको पीछे कुछ इतनी बड़ी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कानून आपके साथ है तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आश्वासन देता हूं कि आप अपने लक्ष्य पे सही उतरेंगे और अपना लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा एक ऑनरेबल मेंबर ने, जो हेमंत सर के ग्रुप में हम इतने सारे मेंबर हैं, उन्होंने एक जजमेंट हाई कोर्ट की डाली थी एक पूना की सोसाइटी के बारे में, जहां एक मेंबर को डॉक्यूमेंट जो वो मांग रहे थे उनको नहीं मिले। उनकी कंप्लेंट जब डीडीआर ने सुन के मेंबर को बर्खास्त किया अंडर द एमसीएस एक्ट, तो वो मेंबर ने सोचा कि मैं डीडीआर के आदेश को उल्टा करवा सकता हूं, मैं हाई कोर्ट में उसकी चुनौती दूंगा और मैं ये जो मेरे को डिसमिस किया गया है या मेरे को निलंबित किया गया है मैनेजिंग कमेटी से, मैं उसको गलत साबित कर सकता हूं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि वो जजमेंट जो है आपने सबने पढ़ी होगी, क्योंकि वो बड़ी ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, जहां के हाई कोर्ट ने जॉइंट रजिस्ट्रार का आदेश को अपहेल्ड किया। उन्होंने बोला नहीं, जॉइंट रजिस्ट्रार का आदेश सही है या डीडीआर का, डिप्टी रजिस्ट्रार का आदेश सही है और जो मेंबर है या जो कमिटी है वो गलत है। तो इससे हमको क्या समझ आती है? एक बहुत बड़ा मैसेज है इसमें कि सरकार ने कानून सोसाइटी को चलाने के लिए बनाए हुए हैं, उन कानूनों में दम है
लेकिन एफर्ट जो है वो मेंबर को ही करनी पड़ती है कि भी ये गलत हो रहा है सोसाइटी में। अभी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कहते हैं अरे भाई क्यों करना है, ये सोसाइटी मेरे पीछे पड़ जाएगी, मेरे को तंग करेगी, मेरे को ये करेगी, मेरे को वो नहीं करने देगी। तो देखिए, अगर अगर हमारे में वो दृढ़ता है कि हम कानून के हिसाब से सोसाइटी को चलाना चाहते हैं, तो फिर मैनेजिंग कमेटी को मनमानी करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक आपके हाथ में, मैं जैसे बोलूं, एक हथियार है जो कानून है एमसीएस एक्ट वाला, और जो जैसे हेमंत सर ने बताया सेक्शन 146 ऑफ एमसीएस एक्ट, वो कितनी डिटेल दे रहा है आपको कि अगर ये होता है तो आप इसकी कंप्लेंट करके ये पनिशमेंट मिल सकती है कमिटी को या मेंबर को, अगर ये इशू है तो ये पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन हम सबको ये याद रखना चाहिए कि ये जो एफर्ट है इन चीजों को सामने लाने के लिए, डीडीआर जेटीआर की नजरों में लाने के लिए, वो हमारा कर्तव्य बनता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे और सोसाइटी ने नहीं दिए, या कुछ दिए तो थोड़े बहुत दे दिए। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो एमसीएस एक्ट है, सेक्शन 32 जो है, उसमें लिखा हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई भी मेंबर ले सकता है। उससे पहले 2-3 जो सेंटेंसेस हैं वो ये कहते हैं कि इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप एट अ प्री डिटर्मिन्ड टाइम as promulgated or agreed between the society and the member can go and inspect the documents। उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि only this document or this thing। लेकिन 32 सेक्शन में as far as obtaining the documents are concerned, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप सोचिए सोसाइटी में कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अभी सबका वर्णन तो नहीं कर सकता एमसीएस एक्ट। एमसीएस एक्ट 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 500, 600, 700, 1500 ये तो नहीं लिख सकता है। एक हमको उसकी स्पिरिट जो है, सेक्शन 32 की स्पिरिट, बायलॉ 171 की स्पिरिट, हमको वो देखनी है, हमको वो समझनी है। जो उधर लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, उसमें आप देखोगे नॉर्मली मैनेजिंग कमेटी आपको रिफ्यूज जनरली नहीं करेगी, क्योंकि उसमें तो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने मेंबर्स लिस्ट हुई, फिर आपका जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एमसी मीटिंग, एजीएम वर्क्स, एंड आपके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये समझना जरूरी है कि स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्पिरिट ऑफ द एक्ट एंड स्पिरिट ऑफ द बायलॉ, ये किसी की जागीर नहीं है, ये हम सबकी सोसाइटी है जिसमें हम बराबर के हिस्सेदार हैं। तो इसमें ये नहीं कर सकते आप कि आपको ये दिखा सकते हैं, ये नहीं दिखा सकते, ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। अरे भाई, ये कोई दो मुल्कों के बीच में कोई इंटेलिजेंस की बात तो है नहीं है।
कि भी हमारे पास कितनी फौज है, आपके पास कितनी फौज है, हम नहीं बताएंगे आपको कि हमारे पास कितनी फौज है, हमने कहां कहां डिप्लॉय की हुई है। आप मेरे को ये बताइए, कभी आपने सोचा है कि सोसाइटी में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है जो सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल नेचर का हो? सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स दूसरे मेंबर के हैं या दूसरे मेंबर के अकाउंट्स हैं जिसमें आप हस्तक्षेप या आप अपनी रुचि नहीं दिखा सकते हो, वो मनाही बड़े क्लियरली लिखी हुई है सेक्शन में। और तो उसके अलावा, इन अदर वर्ड्स, आपको जो चाहिए अपने डॉक्यूमेंट, हु कैन रिफ्यूज एंड व्हाई शुड दे बी रिफ्यूज्ड? मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, मैं उस पे आऊंगा जो मेन मुद्दा है, लेकिन पार्ट ऑफ दैट मुद्दा, दैट इशू वाज माय मैनिपुलेशन ऑफ माय अकाउंट, and I am demanding from the managing committee and the secretary, please give me my ledger account from so and so year to so and so year. अरे भाई, मेरा अधिकार नहीं है उस पे क्या? वो मेरी प्रॉपर्टी है। मेरा अधिकार है कि मेरी लेजर अकाउंट जब मेरे को अगर चाहिए हो तो सोसाइटी कतई ही उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती है। तो ये क्या हुआ? ये तो फिर वो हाई हैंडेडनेस समझ लो, या समझ लो कि भी दादागिरी है। अरे, हम सोसाइटी एक में रहते हैं, इसमें दादागिरी वाला क्या है? मेरे को हक है मेरे अकाउंट को मेरे को देखूं, मैं उसको चेक करूं। सो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स, जो हमारा अधिकार है, except for the other members' accounts or other members' personal documents, ऐसे जैसे हिम्मत सर ने पहले भी एक बार चर्चा की थी, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जिसको बोलते हैं हम, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन सोसाइटी आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। व्हाई शुड आई नॉट बी अलाउड टू हैव अ लुक कि भी जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? आपने अगर मान लो 5 लाख का कोई काम दिया है, मेरा अधिकार है मैं जाके देखूं, मैं पूछूं उनको कि भी ये 5 लाख का जो काम कराना है, मेरे को आपको देखना टर्म्स एंड कंडीशन इस काम की क्या है। मेरे को कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ये सोचने लग जाती है कि भी ये तो हमारे को फालतू में तंग कर रहा है, हमको ऐसे ही उंगली कर रहा है। ये एक एटीट्यूड जो है वो गलत एटीट्यूड। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर आपका कभी भी मन बने कि आप मैनेजिंग कमेटी में आके काम करेंगे सोसाइटी के लिए, तो प्लीज एक तो अपना इंटरेस्ट कुछ नहीं होना चाहिए आपका कि भी मैं बन जाऊंगा तो मैं कॉन्ट्रैक्टर से मैं अपने घर में काम करवा लूंगा 5 लाख का, और मैं, वो नहीं होना चाहिए। आपको सभी मेंबर्स को बराबर समझना चाहिए और एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको काम करना चाहिए और रूल और रेगुलेशन के हिसाब से करना। अगर आप वो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको कोई भी मेंबर कभी भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, आपको किसी कोर्ट कचहरी में या डीडीआर के रजिस्टर में घसीट नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि एक ये जो काम है, हालांकि ये ऑनरेरी काम है, लेकिन ये कि रास्ता बन गया है लोगों के लिए
क्योंकि हम बहुत सारी सोसाइटीज का सुनते हैं कि भाई इतने लाख का घपला हो गया, इतने करोड़ों का घपला हो गया, परमिशन नहीं ली, अपने मनमर्जी से काम कर दिया। तो ये जो है, इसको आप अगर आड़े हाथ नहीं लेंगे तो ये बीमारी जो है वो और बढ़ती रहेगी। ये एग्जाम्पल्स हमको सेट करनी है। देखिए क्या होता है जब ऐसी जजमेंट आती है हाई कोर्ट में, तो सबका विश्वास जो है वो और मजबूत होना चाहिए कि देखो भाई, कानून के हिसाब से हम जो कर रहे हैं या हम जो मांग रहे हैं वो कानून के हिसाब से हम ठीक कर रहे हैं, और सोसाइटी या कमिटी या मेंबर ऑफ कमिटी जो है वो आंसरेबल है फॉर ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव वे ऑफ वर्किंग। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हुआ, क्योंकि अभी हम सबको मालूम है कि गाइडिंग फैक्ट अपना 32 सेक्शन एज वेल एज MCS एक्ट का बायलॉ 171, अभी जो न्यू अमेंडमेंट हुई थी उसमें 154B8 आपको काफी सारे अधिकार देता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एक बीच में 2018 में एक गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस आया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वो तो एक्चुअली बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस है, मेरे को तो बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस लगा था वो, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा था एंटायर कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ सोसाइटी मेंबर कैन टेक। एक्चुअली होना तो वैसे चाहिए है, बट 4 महीने के बाद में एक 19 में ऑर्डिनेंस आ गया और उसने वापस वही लैंग्वेज कर दी जो पहले MCS एक्ट सेक्शन 32 की लैंग्वेज थी। लेकिन हमको स्पिरिट, जैसे मैंने बोला कि अभी कमिटी बोलेगी नहीं, सेक्शन 32 bylaw section 154B8 does not say that you are entitled for this document. He is not going by the spirit of the act, the spirit of cooperative society. तो ऐसे ही हुआ, मैंने कंप्लेंट्स करी, ये मुद्दा 4-5 साल चलता रहा, मेरे को कुछ मिला, मेरे को कुछ नहीं मिला। मतलब कि आप देखो कि वो तंग आने वाली बात हो गई कि भाई ये इतनी मनमानी, जब जॉइंट रजिस्ट्रार ने भी आदेश दिया है कि भाई ये जो है आपको ये डॉक्यूमेंट इनको दीजिए, और फिर भी अनदेखी, फिर भी नॉन कंप्लायंस। और मैं आपको बता दूं 146 में ये नॉन कंप्लायंस का भी एक पनिशमेंट है सब पैरा में, not complying with the orders of the authorities, और उसकी पनिशमेंट भी है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद में फिर आपके पास जब 154B8 के तहत, 154B27 के तहत जॉइंट रजिस्ट्रार इन ब्रैकेट 1 सबसेक्शन 1 में भी ऑर्डर करता है, और 2 के ऊपर अगर वो ऑर्डर नहीं कंप्लाई होता है तो अंडर 154B27(2) he can send a person to the society, get the document, give it to the member. So the law is strong. बाकी RTI की बात रही, एक अभी चर्चा रिसेंटली ये होती रहती है अपने ग्रुप्स में, तो वही औरंगाबाद वाला बेंच की जो एक बार हुआ था कपल ऑफ इयर्स बैक, मैंने भी उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी। मैंने भी सबसे पहले RTI जो थी मैंने मैनेजिंग कमेटी को दी थी, और मैनेजिंग कमेटी ने जवाब दिया कि भाई हम RTI के तहत नहीं आते हैं। तो जो मेरे को आज के दिन में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और हेमंत सर कैन करेक्ट मी इन दैट, कि RTI डायरेक्टली एक्चुअली प्राइवेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को अप्लाई नहीं करता, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड पब्लिक सर्वेंट की कैब उसमें आ सकते हैं मे बी, बट
हमारा जब हम खुद अपना पैसा कलेक्ट करके अपनी सोसाइटी चला रहे हैं तो वो एक पब्लिक ऑफिस नहीं बनता, वो एक कोऑपरेटिव प्राइवेट संस्था होती है। जो तो आपको वो आरटीआई का रास्ता जो है वो डीडीआर या जेटीआर के थ्रू आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप जेटीआर को बोलो, डीडीआर को बोलो कैसा, आई वांट these documents, he will direct the society, please give the documents, he can use 154B27 in bracket 1 or 2 as he likes। तो जब ये नहीं हुआ तो ये कुछ चीजें इकट्ठी होती रही, तो मैंने 146 का कंप्लेंट डाला, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 146। तो उसमें प्रावधान है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं तो आप उसमें कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो उसमें जेटीआर डीडीआर अपनी सुनवाई करता है, बुलाता है, एविडेंस लेता है सारा, और उसके बाद में आदेश देता है। और मेरे को आदेश मिला कि आप इनको अंडर 146 इन ब्रैकेट सो एंड सो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। जो दूसरा मुद्दा था वो नॉट कॉलिंग द मीटिंग when members, more than 25% members have given the requisition under bylaw 96 bylaw। ये कौन से तरीके हैं जिसमें के विशेष सर्वसाधारण मीटिंग जो है वो बुलाई जा सकती है, चेयरमैन खुद कर सकता है, majority of MC members can decide and say if there should be a special general body meeting, registrar can order that there should, you please conduct special general body meeting, and the members of the society by giving requisition, signed requisition with the agenda and signature of more than 25% people, the chairman is duty bound to call the meeting in 30 days. Within 1 week of receiving the requisition, he must hold a managing committee meeting, discuss the requisition in that meeting, and promulgate the date for the SGM। उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एसजीएम जब आप बुलाते हो तो आप एजेंडा लिख के देते हो, उसमें एक एजेंडा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, जो भी, बट शुड बी मिनिमम। तो वो एजेंडा सैक्रोसेंट होता है। उस एजेंडे का इंटेंट जो है, by breaking the words or by adding the words, मैनेजिंग कमिटी कैन नॉट चेंज। अगर आपने पूछा है कि भाई ये बिल्डिंग की रिपेयर हो रही है, वी नीड टू डिस्कस द रिपेयर ऑफ दिस बिल्डिंग एंड द agreement or the contract with the contractor and consultant, then it should, मैनेजिंग कमिटी को उसी के बारे में, उसी भावना से, जो भावना से मेंबर्स चाहते हैं मीटिंग, वो करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही कुछ हुआ। तो ये जो चिट्ठी होती है नॉर्मली रिक्वेजिशन, ये डीडीआर को, जॉइंट रजिस्ट्रार को ये कॉपी भी भेज देते हैं, जैसे हमने भी मेंबर्स ने कुछ साइन किया और कॉपी जेटीआर को भेज दी कि भी हम ये मांग कर रहे हैं, रिक्वेजिशन हम दे रहे हैं सोसाइटी को कि भाई ये हमारी कुछ एजेंडा है, 1 और 2-3 एजेंडाज, और हमको इसके बारे में बात करनी, डिस्कस करना है। अभी ये कैसे होता है नॉर्मली, कुछ आपने शायद मान लो कुछ डिसाइड किया हो और आप देखो कि भी हमने तो सर्वसाधारण मीटिंग में ऐसे डिसाइड किया था, जो मैनेजिंग कमेटी है वो तो दूसरे रास्ते पे चल पड़ी है इस मुद्दे के ऊपर। तो आप जब मेंबर्स ये देखते हैं कि हमने तो ऐसे प्रोसीड करने के लिए नहीं अनुमति दी थी,
तो आप रिक्वेजिशन डाल के, आप एजेंडा डाल के एक सर्वसाधारण मीटिंग बुला के उसमें पूछ सकते हो कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने जो जनरल बॉडी है उसने तो ये डायरेक्टिव दिया था कि ऐसे प्रोसीड करना है। तो इसमें भी कुछ आनाकानी हुई और मीटिंग नहीं की गई। कुछ ऐसे मुद्दे थे जो उन्होंने रीजन दिए, लेकिन सबसे आश्चर्य वाला बात जो था उसमें वो ये था कि जो भी एजेंडा दिए थे, मैनेजिंग कमेटी कहती है कि ये एजेंडा एजीएम में रखने के, जन सर्व या एसजीएम में रखने के काबिल नहीं है, यानी कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट फिट इनफ टू बी डिस्कस्ड इन द एसजीएम। नाउ इधर जो मेरा अपना विचार है, निजी विचार, हेमंत सर या और मोर क्वालिफाइड पीपल कैन करेक्ट मी, वो यही है कि मेंबर्स कोई भी मुद्दा रखें, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा हो, वो फाइनेंशियल मुद्दा हो, वो रनिंग ऑफ द सोसाइटी का कुछ हिस्सा हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, कंस्ट्रक्शन का मुद्दा हो, मेंबर्स को अधिकार है किसी भी विषय के ऊपर वो ये सर्वसाधारण मीटिंग रिक्वेजिशन कर सकते हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ठीक है, डिस्कशन करिए, मीटिंग बुलाइए, डिस्कशन करिए, आप उसमें बोल दीजिए कि भी ये जो है ऐसे है और ये हम ऐसे करके देख रहे हैं, आप मेंबर्स को सेटिस्फाई कर दीजिए। हम क्यों रिक्वेजिशन देते हैं? क्योंकि मेंबर्स need to be satisfied that the action being taken by the managing committee is appropriate and we are not doing things the wrong way and we are not going in a wrong direction. उसके बाद में तो ये एक दूसरा मुद्दा था जो कि सैक्रोसेंट है, लेकिन जब इसकी 146 की कंप्लेंट करी गई तो जॉइंट रजिस्ट्रार ने इसको भी अपहोल्ड किया और प्रोसिक्यूशन का आदेश दे दिया। जो तीसरा मुद्दा मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सोसाइटी हम सबके पैसे से चलती है और सबकी बराबर की कंट्रीब्यूशन होती है एज पर रूल एंड रेगुलेशन। तो अपने जो बाई लॉ है उसमें बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि भी जो मेंटेनेंस चार्जेस सोसाइटी लेती है वो मेंटेनेंस चार्जेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पानी का लेती है, अगर कॉमन बिजली है कॉमन एरिया की उसका, या सिक्योरिटी का, साफ सफाई का, गार्डन का, तो ये नॉर्मली मेंटेनेंस चार्जेस में आते हैं। लेकिन उसके अलावा भी 66 सेक्शन जो बायलॉ है उसमें दिए हुए हैं कि भी ये चीजों जो सर्विस कंपोनेंट है, सर्विस चार्जेस का कंपोनेंट जो है वो ये चीजें को ऐड कर सकती है मैनेजिंग कमेटी आपके सर्विस चार्जेस के अंडर सर्विस चार्जेस इन योर बिल। लेकिन ये मैनेजिंग कमेटी या सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि जो भी चार्ज हो रहा है आपके बिल में वो रूल के मुताबिक हो रहा है, उसकी अनुमति जो है, अगर कोई ऐसा है कोई भी चीज जो है वो जनरल बॉडी ने अप्रूव करी है तो उसके जो चार्जेस हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन बिल में उनको लिखना है कि ये इस चीज के ऊपर चार्जेस लिए जा रहे हैं मेंबर से। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि
सर्विस चार्जेस में एक कंपोनेंट है जिसको हम लीगल चार्जेस बोलते हैं। कई किस्म की फीस भी होती हैं, लीगल चार्जेस का भी एक वर्ड वो यूज किया हुआ है सर्विस चार्ज में, लीगल चार्जेस। अभी हमको समझने की ये जरूरत है कि ये जो बायलॉ में सर्विस चार्जेस कंपोनेंट है, ये सर्विस चार्जेस कंपोनेंट सर्विस चार्जेस में जो लीगल चार्जेस का कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट नॉर्मली कौन सा होता है? वो कंपोनेंट वो होता है जो सभी मेंबर्स को इक्वली शेयर करना पड़ता है। मैं उसकी एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए कि आपने कुछ बिल्डिंग में रिपेयर करवाई, हमको वो बिल्डिंग रिपेयर जो थी वो सेटिस्फैक्ट्री, या हम उससे सहमत, जो उसकी क्वालिटी थी उसके साथ सहमत नहीं थे, और हम कॉन्ट्रैक्टर को हमने बोला कि भाई ये ठीक नहीं किया है आपने, या तो इसको ठीक करो, और कॉन्ट्रैक्टर बोले कि भाई मैंने तो कर दिया है, भाई आपने जो करना है आप करो, मेरा आप पैसा दो। तो उसमें अगर विवाद होता है, ऐसा मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को कोर्ट ऑफ लॉ में, बिकॉज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, आप देखेंगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ होता है, उसमें नॉर्मली क्लॉज रखी जाती है कि अगर कोई विवाद होगा, अगर कोई डिस्प्यूट होगी, तो वो डिस्प्यूट जो है वो हम इस जुरिस्डिक्शन कोर्ट में हम लेके जा सकते हैं। वो भी ले जा सकता है सोसाइटी को, सोसाइटी भी उसको लेके जा सकती है। तो ये चाहे वो लेके गया है या आप लेके गए हैं, तो ये तो सोसाइटी का, पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए लेके गए हैं ना। तो उसमें जो लीगल खर्चा होगा वो जो है वो सर्विस चार्जेस कंपोनेंट में इक्वली डिवाइड होके, actually generally it should be passed in the general body and managing committee should say कि भी देखो 2 लाख का खर्चा है इसमें, तो हम इसको कोर्ट लेके जाना चाहते हैं बिकॉज इसने काम ठीक नहीं किया है। अभी हम उसको बोल रहे हैं कि इसको या तो ठीक करो, नहीं तो हमारा पैसा वापस करो, नहीं पैसा वापस करोगे तो हम आपको कोर्ट लेके जाएंगे। तो उसमें फिर जनरल बॉडी जो है उनको अनुमति देती है कि भी ठीक है आप देख लो, अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर केस कर दो, या हमारे साथ डिस्प्यूट है, हम उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, उसकी रिटेंशन फी नहीं, मनी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारा काम अच्छा नहीं हुआ था, हम रिटेंशन मनी हमारी आपकी क्यों रिटर्न करें। तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सोसाइटी को कोर्ट में ले जाए कि भाई ये मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे जो कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के जो लीगल इश्यूज होते हैं और जो उनके ऊपर खर्चा होता है, वो सर्विस चार्जेस में मैनेजिंग कमेटी कलेक्ट कर सकती है, लेकिन बराबर का होना चाहिए सब मेंबर्स के लिए, और उसकी जनरल बॉडी में अनुमति भी होनी चाहिए। तो ये जो 3 चीजें हैं, मैंने ब्रीफली आपको बताया कि जब मेरे बिल में मेरे को गलतियां लगी या मैंने उनको बोला कि भाई ये ठीक नहीं है, उन्होंने मेरे बिल को ठीक करने से मना कर दिया, तो मेरे पास क्या चारा था, मैं क्या कर सकता था? तो यही कर सकता था कि भाई मैंने जॉइंट रजिस्ट्रार को 146 के अंडर कंप्लेंट करी और उसमें भी मेरे को उनको प्रोसिक्यूट करने का आदेश मिला। एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी अपने वेबिनार में इसके बारे में बात करी है। मैं अपना विचार भी इसमें एक रखता हूं, और वो ये है कि अपने बायलॉज में मेरे को एक त्रुटि दिखती है, कमी दिखती है।
सोसाइटी के जो बायलॉज हैं वो कहते हैं कि लास्ट में 174, if I'm not wrong, some societies will have either bylaw 174 or 173, 172, कि भी अगर किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसमें दिया हुआ है कि अगर ये डिस्प्यूट है तो आप जेटीआर के पास या डीडीआर के पास शिकायत ले कर सकते हैं। अगर ये डिस्प्यूट है तो आप फेडरेशन के सामने ये डिस्प्यूट रख सकते हैं। अगर ये डिस्प्यूट है तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हैं। अगर ये डिस्प्यूट है तो आप पुलिस में जा सकते हैं। तो ये सब जो है वो गाइडेंस दी हुई है, वो भी उसमें भी सारा कुछ नहीं लिख सकते बायलॉज में ABCD to 100 कि भी अगर ये हो, तो उसमें भी आपको वो देखना है कि एज पर द स्पिरिट ऑफ द बायलॉ कि आप उस इशू को कंप्लेन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप कहां जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हो। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बायलॉ ये है कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन AGM में पास होता है या कोई भी रेजोल्यूशन मैनेजिंग कमेटी अपनी मीटिंग में, मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में पास करती है, तो वो जो रेजोल्यूशन है उसको आप कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज करना पड़ता है। अभी मैं ये तो मान सकता हूं कि भी जो रेजोल्यूशन अगर सर्वसाधारण मीटिंग जनरल बॉडी ने पास किया है, अगर वो प्रॉपरली एजेंडा में आया है, प्रॉपर डिस्कशन हुई है, प्रॉपर वोटिंग हुई है और रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो समझ सकते हैं हम कि भी वो कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन अगर मैनेजिंग कमेटी मैनिपुलेट करती है, उस मुद्दे को एजेंडा में नहीं डालती है, डिस्कशन से निकालते निकालते एक बंदे के ऊपर आप बोलो इससे पैसे लिए जाएं, ना उसकी वोटिंग हो और वो बोल दें कि भाई ये रेजोल्यूशन पास हो गया है, तो वो एक बहुत बड़ी कमी है बायलॉज में। क्योंकि आजकल कुछ ऐसा माहौल हो गया है और मेरे को सुनने में ये आया है कि कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन has said that there is no need to do videography of the general body meetings. एक आदेश है 2010 का, 15 मार्च 2010 शायद, अगर मेरी डेट मेमोरी ठीक है, तो वो कहता है कि सर्वसाधारण मीटिंग जो है उसकी वीडियोग्राफी, ऑडियो वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि मैनेजिंग कमिटीज ने कुछ ऐसे गलत मलत रेजोल्यूशन पास करना होता तो वो ऑडियो वीडियो कराते ही नहीं है, और जो उन्होंने मिनट्स में लिख दिया और बोल दिया कि भाई हाँ ये तो पास हुआ था, उसको फिर आपको चैलेंज करने के लिए कहां जाना है, तो कोऑपरेटिव कोर्ट जाना है। तो ऐसे करके, लेकिन अगर आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि आपका अधिकार है कि ऐसे रेजोल्यूशन को आप डीडीआर या जेटीआर के ऑफिस में भी चुनौती दे सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्होंने गलत काम किया है और इन्होंने मैनिपुलेट करे हैं मिनट्स, इन्होंने रेजोल्यूशन मैनिपुलेट करा है। मैं क्यों ये बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आप देखिए, आप जो मेट्रोपोलिस में रहते हैं बॉम्बे में, आपके तो आसपास में कोऑपरेटिव कोर्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन जो पनवेल रीजन में रहते हैं
नवी मुंबई, पनवेल रीजन, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उनको कहां जाना पड़ेगा? अलीबाग। आप मेरे को ये बताइए, अलीबाग जाना कोई आसान है? 2 घंटे जाने के लगते हैं, 2 घंटे आने के लगते हैं, पूरा दिन वेस्ट होता है, पैसे अलग से खर्च होते हैं, किसके पास टाइम है? और इससे भी भयंकर जो अपना बायलॉ है, वो बायलॉ जो है कि कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना चाहिए, वो ये जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैनेजिंग कमिटी रेजोल्यूशन पास करती है अपनी मीटिंग में, उसको भी आप सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट में चैलेंज कर सकते, करना पड़ता है। अगर मेरे ऊपर मान लो मैनेजिंग कमेटी मेरी बनती नहीं है, मैनेजिंग कमेटी से वो बोलते हैं कि ये हमको तंग करता है, इसका एक रेजोल्यूशन बनाते हैं, इसको ये पनिशमेंट देते हैं, या इससे ये पैसा हम बोलते हैं कि इतना आपको फाइन देना या समथिंग। अगर वो 10, 12, 15 जितनी भी आपकी कोरम है, वो बैठ के एक निर्णय ले लेते हैं कि भाई नहीं, ये तो इससे इस बंदे से लेना है हमने, तो वो रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। उन्होंने तो रेजोल्यूशन पास कर दिया बैठ के इधर, तो मेरे को चैलेंज करने के लिए अलीबाग जाना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूं कि कभी भी जब नेक्स्ट रिवीजन ऑफ द बायलॉज हो, एमसीएस एक्ट का अगर अमेंडमेंट हो, तो ये अधिकार जो है, लेट जॉइंट रजिस्ट्रार या डीडीआर को तय करने दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि डीडीआर फैसला कर दे उसका, लेकिन डीडीआर बोल सकता है कि भी नहीं, ये आपने गलत किया है, आप इससे पैसे नहीं ले सकते हो। आप जाके कोऑपरेटिव कोर्ट से आदेश लेके आओ कि ये पैसे इसके देने पड़ते हैं, इसके देने बनते हैं। तो लेट द कमिटी गो टू कोऑपरेटिव कोर्ट। व्हाई शुड अ मेंबर गेट हैरेस्ड बिकॉज कमिटी has done a wrong thing, either by illegally passing a resolution in the general body meeting, or even passing the resolution in the managing committee meeting. Why should the member be made to suffer? So ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक लकूना मेरे को लगता है कि ये चीजें जो हैं, ये इनका समाधान होना चाहिए। अभी मैं आता हूं अपने लास्ट पार्ट पे कि जब आपको ऐसी कंप्लेंट में 146 का आदेश मिलता है, एक आप चीज जरूर याद रखिएगा कि जैसे section 146 of act, then section 147 gives punishment, corresponding punishment. अगर 146D, तो 147D gives के भी इसकी punishment क्या होनी चाहिए? 146P, 147P will give what should be the punishment for this offense. और बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, 146 का टाइटल है ऑफेंसेस, तो इसमें कोई दोहरी राय नहीं है। ऑफेंस इज ऑफेंस, गलती है, गलती की है उस कमिटी ने, तो उसकी जो पनिशमेंट 147 में। लेकिन आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे 148 में, वो बड़ा क्लियरली बोलता है कि आपको अगर एक्शन लेना है मैनेजिंग कमेटी के ऊपर या किसी मेंबर के ऊपर जिसने ये गलती करी हो, तो आपको डीडीआर, जेटीआर, रजिस्ट्रार, इट सेज रजिस्ट्रार, बट रजिस्ट्रार आल्सो मींस जॉइंट रजिस्ट्रार एंड डिप्टी रजिस्ट्रार, उसकी अनुमति लेना जरूरी है। 148 in bracket 3। तो अगर आपको 148 in bracket 3 की अनुमति मिलती है, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है? आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप उस ऑर्डर को जो 146 के ऊपर जो 148(3) अनुमति दी है, वो ऑर्डर जो है, उसको आप अपने पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड करिए विद अ सिनॉप्सिस, एक ब्रीफ बना के कि भी ये कंप्लेंट थी और जॉइंट रजिस्ट्रार ने हमको इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए आदेश दिया है।
तो आप जो है इसके ऊपर एफआईआर फाइल करें। अभी ये तो हम सबको मालूम है कि पुलिस को एफआईआर करने में बहुत दुविधा होती है। वो तब तक एफआईआर नहीं करते हैं जब तक उनको करनी ही पड़े। वो आपको कितने रीजंस बताएंगे, नहीं इसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, ये जॉइंट हिस्सा का देश है, आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, ये सोसाइटी मैटर है। ये पुलिस स्टेशन में एक अक्सर होता है कि सोसाइटी मैटर की बड़ी अनदेखी होती है पुलिस स्टेशन में। वो समझते हैं कि भाई ये तो सोसाइटी में जो लोग बैठे हैं इनका तो काम ही लड़ना झगड़ना है, इनके तो कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। अगर पुलिस इसका कॉग्निसेंस लेना शुरू कर दे तो कितनी सोसाइटी हैं, कितनी, और हर एक सोसाइटी में ये राम कहानी हर एक सोसाइटी में है अनफॉर्चुनेटली। मैंने कहा था एक बार कि महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र स्टेट ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, एमसीएस एक्ट बनाया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स बनाए हैं हाउसिंग सोसाइटी के, विद अ वेरी गुड इंटेंशन कि एक मार्गदर्शन दे देती है कि भी आप कमिटी को ये मार्गदर्शन, इनके ऊपर चलना है, ये असूलों के साथ कमिटी का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। लेकिन हम उसको तोड़ मरोड़ के, उसकी अनदेखी करके, अरे ठीक है यार ये बायलॉ को इधर रखो एंड ऑल दैट, हमको पता है क्या करना है, हम करेंगे जैसे हमको ठीक लगेगा, ये छोड़ो ये बायलॉ वायलॉ क्या है बायलॉ। ये मनमानी जो है उसके साथ ही सारी प्रॉब्लम होती है, और मेरे को मालूम है कि बहुत सारी सोसाइटीज में ऐसे हो रहा है, और मेंबर्स जो जनरली हैं बहुत तंग हो जाते हैं। तो पुलिस आपको बोलेगी कि भाई नहीं इसका तो हम एफआईआर नहीं बनता है, एफआईआर नहीं कर सकते। तो उसके बाद में आपको क्या रास्ता है, आप पुलिस स्टेशन से आप ऊपर जा सकते हैं, एसीपी के पास जा सकते हैं, डीसीपी के पास जा सकते हैं, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि साहब देखो ये मेरे को आदेश मिला है तो इसलिए इसकी एफआईआर होनी चाहिए। तो ये भी एक स्ट्रगल है, एक जद्दोजहद है। बट मैं ये कहूंगा कि अच्छा जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि आप प्राइवेट कंप्लेंट अपनी दाखिल कर सकते हैं अंडर 156 इन ब्रैकेट 3 ऑफ सीआरपीसी। आप कोर्ट में मजिस्ट्रेट के जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पुलिस कंप्लेंट जरूर देनी चाहिए, और उसके बाद एटलीस्ट 2 वीक्स आपको वेट करना चाहिए फॉर पुलिस टू रिस्पॉन्ड और टेक कॉग्निसेंस ऑफ योर कंप्लेंट। उनको आपको टाइम देना चाहिए। मैं कह रहा हूं 2 हफ्ते तो मैंडेटरी है, लेकिन 3, 4, 5 हफ्ते आप आराम से दीजिए उनको, उनसे बातचीत करिए कि भी आप एफआईआर कर रहे हो कि नहीं, और फिर अगर नहीं करते हैं तो फिर 156 इन ब्रैकेट 3 का रास्ता अपनाइए। प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो लोअर कोर्ट में आप फाइल करिए और उसके ऊपर केस दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन वही है कि आपकी मेहनत का ऊपर है, आप कितना कन्विंस कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज को। तो आई वुड से इन माय केस आई वाज फॉर्चुनेट टू गेट एन एफआईआर रजिस्टर्ड फॉर दीज केसेस। इसमें फर्क क्या है, बेसिकली बात तो वही है, करना तो कोर्ट ने ही है डिसाइड, लेकिन वही होता है कि अगर एफआईआर हो तो फिर स्टेट का मुद्दा बन जाता है, स्टेट वर्सेस रिस्पोंडेंट। तो आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है, आपको आपकी सिरदर्दी बच जाती है। अगर 156 के तहत जाते हैं तो फिर आपको केस दर्ज करना पड़ता है, वकील को हायर करना पड़ता है, पैसे लगते हैं। तो ये 2 चीजें जो हैं वो आप कर सकते हो। अभी किसमें भी आपको जहां मिले रिलीफ मिले वो आप ले सकते हो। तो मैं
आखिर में यही कहना चाहता हूं, वही चीज दोहराना चाहता हूं कि सोसाइटीज में काम तौर तरीके से करने के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज हैं। अगर मैनेजिंग कमेटी वो रूल, रेगुलेशन, बायलॉज के तरीके से अपना काम करती है तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं करती है और मेंबर एग्रीव्ड है, मेंबर को लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है या सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, तो आप उसको परसू कर सकते हैं। ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक आप जाना चाहते हैं। जो कहने का मतलब ये है कि आप कितनी क्षमता रखते हो कि भाई आफ्टर ऑल ये बात तो जूते घिसाने वाली बात है। ये आपको रिलीफ मिलने कोई 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में रिलीफ नहीं मिलने वाला है आपको। कोई भी मुद्दा आप डालोगे एंड ऑल दैट, आपको सालों के साल लगते हैं। आप उसको कितना परसू कर सकते हो, आप में कितनी क्षमता है, आपके में निश्चय कितना है। लेकिन ये चीज जो है, ये मैनेजिंग कमेटी भी जानती है कि किस मेंबर के पास टाइम है कंप्लेंट करने का, हियरिंग जाके अटेंड करने का, जूते घसाने का, अपना पेट्रोल खर्च करने का, गाड़ी से जाने का, टाइम बर्बाद करने का। वो जानते हैं, वो भी तो हमारे जैसे ही है ना। वो जानते हैं कि कौन जाता है यार, करेगा तो देखेंगे फिर। और दूसरी बात जो ये है कि हम तो अपने पैसे खर्च करके जाते हैं, लेकिन ऐसी कमेटी जो होती है वो फिर कमेटी से अपना फंड, सोसाइटी के फंड से खर्च करने लग जाती है, which is again very bad, which is again an offense unless they take permission from the AGM. They can't do that. लॉ है अपने पास। आप अगर में आप में हिम्मत है और आप सोसाइटी में ठीक तरह से ढंग से मैनेजिंग कमेटी को काम करना चाहते हो कि वो करें, तो समाधान है। लेकिन मैं यही अंत में यही बोलूंगा कि अगर हम सारे ही वही तरीका अपना लें कि भी छोड़ो यार, मेरे को क्या लेना देना है इसमें, तो फिर तो हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं तो कानून हमारे साथ है, और कानून कार्रवाई जब करे तो मैनेजिंग कमेटी को मुसीबत में डाल सकते हैं। शुक्रिया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हेमंत जी, ओवर टू यू, आई फिनिश्ड। थैंक यू कुलदीप सर। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अपने दोस्तों को ये बता दूं मैं कि कुलदीप सर इज नॉट ए लॉयर बट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। हमारे तरह है कुलदीप सर भी, लेकिन जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा है उनको। सो आई कॉल हिम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। व्हाई? बिकॉज ही हैज लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। अब इसे बॉम्बे शहर में हम टिपिकली बोलते हैं कि बहुत ढेर सारा गट्स है कुलदीप सर के पास में इतना सब करने के लिए, और पूरी सोसाइटी को सिंगल हैंडेडली मैनेज करना, पुलिस स्टेशन जाना, एफआईआर दर्ज करवाना, 186, 187, 146, 147, 148 की कार्यवाही करवाना। इसी तरह आई फर्मली बिलीव दैट some people from amongst us also have extraordinary confidence. We can be also an extraordinary person with lot of confidence. इसको guts मैं बोलता हूं। मैं ये सब करने का जो कुलदीप सर ने किया, अगर कुलदीप सर कर सकते हैं तो हमें करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बट मेजॉरिटी ऑफ अस टिपिकली डू नॉट हैव द करेज टू मूव फॉरवर्ड।
जैसे मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में वगैरह देखे और कितने ही ग्रुप्स में देखे, सिर्फ आर्ग्यू करना है, बातचीत करना है, ये कैसे वो कैसे, स्पून फीडिंग, एक ही चीज को बार बार पूछना है, लेकिन करना नहीं है, वो टाइम पास जिसको कहते हैं हम आसानी से बोलने की भाषा में। मैनेजिंग कमेटी का एक टिपिकल सिनेरियो ऐसा होता है कि आप उनके पास जाते हो तो वो फर्स्ट पहले एक रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं, नहीं नहीं आज टाइम नहीं है, कल आना। भले आपका वो आप मेंटेनेंस पूरा दे रहे हो, सोसाइटी के जो भी बायलॉज के कंप्लायंसेस हैं वो सब कर रहे हो, मेंबर का क्या है, बायलॉज का कंप्लायंस करने का बहुत छोटा सा ही स्कोप है, कचरा नहीं फेंकना है, टाइम पे मेंटेनेंस दे देना है, शोर नहीं करना है वगैरह वगैरह, ऐसे 2 4 5 10 आइटम निकलेंगे। पर मैनेजिंग कमिटी का देर आर ओवर 100 पॉइंट्स जिनका उनको कंप्लायंसेस करना है। पर वो कंप्लायंस करने की जगह में आप क्या करते हो, आप काम चोरी करते हो, आके कुर्सी पे तो बैठ जाना मैनेजिंग कमेटी के, कागज पत्री देखना नहीं जानबूझ के, कल दिखते हैं, रुबाब झाड़ना, दादागिरी करना एक फितरत बन जाती है, एक आदत बन जाती है। और ये आदत के चलते मेंबर्स को सर्विसेज रिफ्यूज करना, भाई मुझे एनओसी चाहिए, हाँ ठीक है एप्लीकेशन छोड़ के जाओ, आप कौन है, आप फ्लैट ओनर हो क्या, आधार कार्ड लगाओ, पैन कार्ड लगाओ, ये करो वो करो। बड़ी सोसाइटी में एक दूसरे को नहीं पहचानते, आप मेंबर को नहीं पहचानते पर मेंबर भी तो आपको नहीं पहचानता, आप कहाँ से आके कुर्सी पे बैठ गए। अगर वो ये आर्ग्यूमेंट करेगा तो आपको कितना बुरा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी भर के लिए मैनेजिंग कमेटी की कुर्सी पे आ गया, पर आपकी कुर्सी तो टेम्परेरी है ना, कल आपको किसी ने हाकल दिया तो, हाकल दिया का मतलब मराठी शब्द है, मतलब मैनेजिंग कमेटी की कुर्सी से उतरवा दिया, यहाँ वहाँ कंप्लेंट करके, क्या कोई रोक तो है नहीं किसी को कंप्लेंट करना आपके विरुद्ध में। आपके विरुद्ध में क्रिमिनल कंप्लेंट भी हो सकता है, सिविल कंप्लेंट भी हो सकता है, कंज्यूमर में भी हो सकता है, कोऑपरेटिव कोर्ट में भी हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए करीबन ऐसे 10 12 और कानून है जिसके अंतर्गत आप मैनेजिंग कमेटी के विरोध में कंप्लेंट कर सकते हो। देयर आर, जैसे मैनेजिंग कमेटी आपको हैरास कर सकती है, वैसे आपने देखा होगा कि करीबन 2 4% जनरल मेंबर्स जो सोसाइटी के हैं वो भी मैनेजिंग कमेटी को परेशान करने में आनंद लेते हैं, सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं। अरे ये अर्जी डाल देते हैं अपन, व्हाट्सएप में ऐसा बोला गया, अपन डाल के Yes, sir. देखते हैं ना क्या होता है करके। I'll request everybody to keep their microphones on mute. आज का एक विषय ऐसा था कि आप डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। Please keep your microphone on mute, Mr. Govind Navalkar. Mr. Govind Navalkar, please put your microphone on mute. आज के विषय में कैसा था कि डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, एक सरल चीज लिखिए, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 154B-8 रेड विथ, ये लिखना है, पूरा लाइन लिखना है आपको, रेड विथ 146 ब्रैकेट में P2 कॉमा रेड विथ
147 ब्रैकेट में P2 रेड विथ 154B-27। आप डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करोगे तो ये पूरा इतना लिखना है, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन सो एंड सो वगैरह, और आप उसके नीचे जो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, बगल का फ्लैट में अनिल भाई रहता है, उसका डॉक्यूमेंट मत पूछिए, वो नहीं मिलेगा, लेकिन बैंक का स्टेटमेंट चाहिए कि आपको, वो मिल जाएगा। आईजे रजिस्टर्स का पूरा सेट चाहिए, वो मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। लास्ट लाइन में पक्का लिखिएगा कि आई अंडरटेक टू पे सर्टिफाइड कॉपी चार्जेस अंडर प्रोविजन और रूल नंबर 27 एट द रेट ऑफ ₹2 पर पेज। एविडेंस एक्ट में भी प्रोविजन है, कॉपी मांगते हो आप किसी से भी, बोले वो सोसाइटी से क्यों नहीं मांगा हो आपने, उसको हर पेज पर ठप्पा लगा के देना है। Before proceeding and taking up questions from our friends, we'll just take a 2-minute our sponsor break. So just be with us. नऊशे 46 0 Friends, we can take up questions. Questions only relating to today's topic will be taken up. I request everybody to keep their microphones on mute and do not disturb the webinar. आज का जो विषय है सिर्फ उसी पे आप प्रश्न पूछिए। Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol on your screen and we will take up your questions in sequence. We are taking up only one short question per person. We are not taking any long questions. While asking questions, please switch on your video. If the video is not switched on, then we are not taking your questions. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever.
Mr. Abhijit Sharma, please mute your microphone. Mr. Abhijit Sharma, please mute your microphone. First question is by Sangeeta Tambe. Sangeeta madam. Next question is by Anil Verma. Mr. Anil Verma. अनम्यूट करिए अनिल जी, अनम्यूट करिए। आपने अनम्यूट नहीं किया है, अपना माइक ऑन करिए। Okay. Next question is by Viju Chauhan. Viju madam. हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये 154B.27.1 के अंडर डेप्यूटी रजिस्ट्रार क्या क्या डायरेक्शन मैनेजिंग कमेटी को दे सकते हैं और क्या क्या एक्शन ले सकते हैं उनके अगेंस्ट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंट्स एट ऑल। मैंने बताया था बेसिकली ये जो प्रावधान दिया है 154B.27। अरुण देसाई जी, आप थोड़ा म्यूट करके रखिएगा अपना फोन। अरुण देसाई जी, आप म्यूट करके रखिए अपना माइक प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रही है। अरुण जी। तो मैडम, ये प्रावधान बेसिकली रखा हुआ है कि पहले तो जो 154B.8 के तहत आप डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकते हो। कर लिए। हाँ जी, 154B.8 तो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग बायलॉ इज आल्सो देयर 171। तो उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट मैनेजिंग कमेटी को देने चाहिए। लेकिन अगर मैनेजिंग कमेटी नहीं देती है तो फिर आपके पास क्या उपाय है? आपके पास उपाय आ जाता है टू गो टू डिप्टी रजिस्ट्रार। तो डिप्टी रजिस्ट्रार नीड नॉट नेसेसरीली गिव आदेश टू द मैनेजिंग कमेटी अंडर 154B.27.1। वो एक नॉर्मल आदेश भी दे सकते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन आई है और इसका आप डॉक्यूमेंट आप नहीं दे रहे हो, प्लीज आप इनको डॉक्यूमेंट दीजिए 15 दिन के बीच में और उनको सेटिस्फाई करिए। लेकिन मान लो कि वो डॉक्यूमेंट तभी भी नहीं देते हैं, ये नॉर्मली मैंने देखा है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ही कैन नॉट यूज 154.27.1, बट 154.27 जनरली आई हैव सीन द डिप्टी रजिस्ट्रार यूजेस एक दो बार उनको आदेश देके उसके बाद में अगर वो नहीं कंप्लाई करते हैं जो रजिस्ट्रार के आदेश के साथ, तो फिर 27.1 को इस्तेमाल करते हैं। और अगर 27.1 पे भी वो नहीं एक्ट करते हैं तो 154B.27.2 पे आदेश देते हैं। और उसमें क्या है कि किसी को भेजते हैं अपने ऑफिस से सोसाइटी में वो डॉक्यूमेंट प्रोक्योर करने के लिए या उनको डायरेक्टिव देने के लिए कि आप इतनी तारीख तक इतने दिनों में आप ये जो है डॉक्यूमेंट डीडीआर के ऑफिस में पहुंचा दीजिए। वो डेट भी, कट ऑफ डेट भी फिनिश हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय अनिल वर्मा सर। मिस्टर अनिल वर्मा। यस सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा भी सिमिलर प्रॉब्लम है कि दिसंबर 22 से मैं मिनट्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग का मिनट्स मांगता हूं, क्योंकि बहुत कुछ इलीगल काम हो रहा है। तो वो लोग मेरे को मिनट्स नहीं दे रहे और हर महीने में एक रिमाइंडर देता हूं फॉर इंस्पेक्शन एंड कॉपीज ऑफ मिनट्स। फिर अभी एजीएम हुआ था, उसका भी मैंने वीडियोग्राफी का वो मांगा। आई विल गिव माय पेन ड्राइव, प्लीज गिव मी अ रिकॉर्डिंग, बट द मैनेजिंग कमिटी इज नॉट गिविंग मी एनी रिप्लाई। Neither they are giving me inspection date, neither they are giving me copies. So what should I do, sir? So जो make a complaint, अनिल जी आप कंप्लेंट करिए। आप कितना वेट करेंगे? और आपने 8-9 महीने कंप्लेंट वेट कर लिया। हाँ, सर,
एक चीज एक्सपीरियंस किया, सॉरी, मैंने एक चीज एक्सपीरियंस किया है अर्लियर एक बार कि ज्वाइंट रजिस्टर ऑफिस में कुछ जल्दी काम होता नहीं सर। आज लेटर दो तो 1 महीने के बाद कुछ आगे बात बढ़ता है, फिर उसके बाद वापस एक लेटर दो, फिर वो हियरिंग बुलाते हैं सर। बहुत टीडियस है, बट आई एक्सेप्ट योर दिस थिंग कि आई हैव वेटेड टू लॉन्ग। अनिल जी, मैंने अपने टॉक में मैंने यही बताया था आपको हाँ जी, कि ये जूते घिसाने वाली बात तो है, ठीक है नहीं? तो somebody has to bail the cat. तो आप इंस्टेंट रिजल्ट जो है वो मत ढूंढिए, वो आपको मिलने वाला नहीं है। ये परिश्रम है, ये परिश्रम है, उसमें आपको बेसिकली परसू करना है, और वो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जो हमने डिस्कस किया है, आप डीडीआर को कंप्लेंट करिए। Okay, next question is by Sangeeta Tambe, madam. Sangeeta Tambe, are you there? Okay, next question is by Mr. Loha Matthew. Mr. Loha Matthew. So, can you hear me, sir? Yes, please. Hello. Yeah, my question is, I've said that we cannot view the other members' file. Okay, so how can we come to know the document that has been submitted by the other members to the society is a valid document? Because I have disqualified the secretary membership, I have disqualified the chairman membership, because they have all submitted fraud documents, and on the inspection only we can get it. If, as sir said, you cannot view the individual documents, members' documents, unless and until we know who has submitted what, because it's a public domain. Society record is a public domain. We cannot say, we cannot show you this, the other members. Now, when I came to know, I was able to cancel the membership of the secretary as well as the membership of the chairman. Since 1995, they were fraudulently been running the society. So, as you rightly said, I just wanted to know whether the topic what we have said about now we cannot see others' file is right or wrong. मैथ्यू साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर वैसे तो कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो जो आपको नहीं मिल सकता है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने गलत इंफॉर्मेशन इलेक्शन के टाइम पे या वैसे कहीं दी है, तो मेरे हिसाब से तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ये अपने हेमंत सर उस पर थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली जो है डीडीआर को भी ये कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपके मन में शुबा है कि वो एक्चुअली उन्होंने करेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए या वो क्वालिफाइड नहीं है, तो इसकी इंक्वायरी करी जाए। तो डीडीआर जो है वो उन आदेश देगा और उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा जैसे भी है, तो और उसकी कार्रवाई करेगा। हेमंत सर, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट एंड दिस डॉक्यूमेंट्स व्हाट मिस्टर मैथ्यू हैज सेड, could you like give a little more? So basically, if at all we don't okay, Mr. Noah, please. No, basically, please mute your microphone. Your question has been taken up. Okay. So the crux is there is a privacy of contract between a member and a society. You cannot ask for third party documents. You can ask only for society documents. Kuldeep sir ka document is not a society document. It is a document of Kuldeep sir. हेमंत सर का डॉक्यूमेंट आप नहीं पूछ सकते। आपको अगर डिस्प्यूट क्रिएट करना है, आप सिविल कोर्ट में जाओ, फाइल करो पिटीशन, वो आदमी को भी पार्टी बनाओ, वो अपने आप को डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करेगा और आपको कॉपी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें ये सोचेंगे कि वो आपके ऊपर प्राइवेट केस नहीं फाइल कर देगा आपके मेलिशियस प्रोसिक्यूशन एक्ट के अंदर में, तो फिर आप गलत फहमी में होगे। वो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एनीवे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। संगीता मैडम, आर यू देयर? संगीता मैडम, संगीता तांबे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर गणपत राठौड़। मिस्टर गणपत राठौड़। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी। मेरा सवाल यह है
कि कमेटी और चेयरमैन सुमोटो एसजीएम बुला सकते हैं क्या? मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि चेयरमैन को और कमेटी को एसजीएम बुलाना है और एंड शेल कॉल within 30 days. One is one fourth member of the society holding a requisition current. Second is registrar can order for this SGM. And third is federation to which the society is affiliated. They can order for calling the SGM. मतलब chairman and this committee cannot call the SGM sumoto. They can call SGM sumoto जब कोई ऐसा आपकी जब AGM अगर हो चुकी है और आपको कोई काम करना है, उसके बाद में अगर उसकी अनुमति लेनी है जनरल बॉडी मीटिंग की, तो आप कैसे लेंगे? मैनेजिंग कमेटी कैसे लेंगे? ये प्रावधान जो है रखा हुआ है MCS एक्ट में और बायलॉज में कि चेयरमैन sumoto himself on an issue which may be decided in the managing committee meeting or majority of MC members can call an SGM so that they can take approval for the work which they are planning to do. Section 76 I am asking. Section 76. My interpretation is like this actually. Under these three conditions only, whether chairman or committee can call the SGM. 1/5 member का requisition or whether registrar can order or federation to which society is affiliated. Yes, all these people can call. So chairman also can call. कुलदीप सर, I don't think. मिस्टर गणपत प्लीज आपका माइक्रोफोन को आप म्यूट कर दीजिए, आपका प्रश्न हो गया। ओके, SGM कैन बी कॉल्ड by the secretary on his own motion. If the secretary is not calling it, it can be called by the chairman. And if there is a requisition by 1/5 members, section 76, then it can be called by the managing committee or by the deputy registrar. There is no such thing as federation will call. उसका नहीं है। आप एक बार सेक्शन को फिर से रीड कर लीजिए। Next question is by सुखदा तिरोड़कर। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने घर के बाहर आप केवल शू रैक रख सकते हैं, ऐसा एमएससी में एजेंडा रखना लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है मैम। कुछ भी जो अपनी कॉमन एरिया है उसको आप प्राइवेट काम के लिए कोई भी यूज नहीं कर सकता है। और इसमें क्या है कि एक ईगो इशू बन जाता है, लेकिन जो हमको समझने की बात है वो ये है कि इवन फायर डिपार्टमेंट डज नॉट परमिट योर फायर एक्ट जो है, महाराष्ट्र फायर एक्ट ऑल्सो सेज दैट ऑल दीज एरियाज मस्ट बी क्लियर सो दैट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी देयर इज नो हिंड्रेंस। अभी आप पहले शू रैक रखोगे, उसके बाद में आप शू रैक के में भी शूज नहीं रखोगे और आपके 5 जोड़े जो हैं वो घूमते रहेंगे सारे उसमें। अगर आग लगती है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो वो 5 जूतों के ऊपर ट्रिप होके वो फायरमैन भी गिर सकता है। तो इसमें समझना थोड़ा सा जरूरी है। इसको एक मेंबर्स इशू बना लेते हैं कि भाई शू रैक की तो ना हमने रखा तो हम यूज नहीं कर सकते। दरवाजे के बाहर आपका कोई अधिकार नहीं है। Okay. Next question is by Mr. Naimish Brahmavet. नेमिश साहब आप अपना अनम्यूट करिए माइक, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। ये 154B27 into the bracket 1
Excuse सर me. का ऑर्डर मार्च में मिला था हमको इन सपोर्ट ऑफ आवर कंप्लेंट। नाम में दिया हुआ है, प्लीज जरा वेट करिए। थैंक यू हेमंत सर एंड कुलदीप सर। निमेश मेरा नाम है। मेरा हमारे यहाँ बहुत मेजर रिपेयरिंग स्ट्रक्चर रिपेयरिंग चल रहा है। 1 साल से काम बंद है। जो कोटेशन दिया हुआ था उससे ज्यादा पैसा ले चुके हैं। 30% ओवर कॉस्ट करके भी पैसा ले लिया है, मगर काम नहीं कर रहे हैं और पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। जब सबने आवाज उठाई तो इनको वो पैसा स्टॉप करना पड़ा कलेक्शन, मगर ये डर के मारे रेजिग्नेशन दे चुके हैं। 3 महीना हो गया, डीआर कोई एक्शन नहीं ले रहा है और कमिटी जो है ना पीएमसी के ऊपर एक्शन ले रही, ना कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई एक्शन ले रही है। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें डीआर मेरे ख्याल से सुनेंगे नहीं बात। पुलिस में जाना चाहिए या फिर सिविल में, या फिर कैसे आगे बढ़ना चाहिए? मेरे समझ से तो आप डीआर के पास भी जा सकते हैं, डीडीआर के पास उनको कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर ने जो है अपना टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इसने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो ये आप डेफिनेटली जाके ये कंप्लेंट कर सकते हैं। और डीआर को आप बोलिए कि भी जल्दी से जल्दी एक किसी कमेटी की नियुक्ति हो जो कि उसके बाद में वो टेक चार्ज कर सके काम का। हेमंत सर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन दैट? एमसी पे एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर और पीएमसी पे हम शायद नहीं ले सकते डायरेक्ट एक्शन। नहीं तो आप कोर्ट में भी डाल सकते हैं ना, कोऑपरेटिव कोर्ट में भी आप डाल सकते हैं। अगर इसमें कोई क्रिमिनलिटी है तो यू कैन गो टू क्रिमिनल कोर्ट ऑल्सो। लेकिन ये जो कमिटी के ऊपर तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो, कोऑपरेटिव कोर्ट में, कि भी उन्होंने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया है और अगर वो कॉस्ट उन्होंने आपने पहले तय करी थी कि भाई ये काम की इतनी कॉस्ट होगी और वो बढ़ चुकी है, उसकी भी अनुमति जनरल बॉडी मीटिंग में होनी चाहिए थी। ये मालूम नहीं हुई कि नहीं हुई, क्योंकि जनरल बॉडी में आप वो आ सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई इतना खर्चा हो गया, काम ज्यादा निकल आया, अभी हमको और ज्यादा पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये अपनी मनमर्जी के साथ कलेक्शन चालू नहीं रख सकते जब तक जनरल बॉडी को कन्विंस नहीं करते कि भी ये और पैसा कलेक्ट करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से आपके पास तीनों ही दरवाजे खोले हैं, डीडीआर, कोर्ट एंड पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर महेंद्र पांड्या। मिस्टर महेंद्र पांड्या। Good evening, sir. Good evening. Can you hear me? Yes, sir. Okay. My straight question is that if the complaint has to be done, to be made regarding the managing committee who have not taken the general body's sanction, they have carried out a repair of a pocket terrace. Can I go and approach directly the DDR instead of DR? Because DR, I have got a fairly poor response over there. So my confidence level is not good. Sorry, this is a personal take, but then I have to ask and get the reply from them. नहीं, मैंने आपका क्वेश्चन सही समझा कि नहीं, कि भी ऑफिस बेयरर्स ने कुछ काम कराया बिना अनुमति के। हाँ, क्योंकि एसडी बुलाई थी 2 बार, उसमें कोरम था नहीं और कोरम नहीं होने की वजह से वो मीटिंग हुई नहीं है। उसके बावजूद, एंड दिस इज अबाउट द लास्ट ईयर बिफोर द मानसून, they had carried out the repairs which goes beyond the expenses of 1,20,000, which is beyond the purview of the managing committee, what they can do it. Yeah, so you can, if you have complained to DDR, you said that's the right approach. But उसके बाद में अगर वो एक्शन नहीं ले रहा है तो फिर उसके सुपीरियर को ही आप अप्रोच कर सकते हैं। आपके रीजनल रजिस्ट्रार है, उनको अप्रोच कर सकते हैं। Okay, because I've got to know this now and I want to pursue this further, because I know that in this AGM
they are trying to wind up everything about the last year. Okay, thank you, Mr. Pandey, for sharing. आप Next AGM में question is क्वेश्चन by पूछ सकते Mr. हैं ना कि Praveen ये अगर Patil. हुआ था तो क्यों नहीं ठीक था, ढंग से क्यों नहीं हुआ, पैसे पहले अनुमति क्यों नहीं दी आपने? Because it was a favor for one of the managing committee member जिसके ऊपर का रूफ का पॉकेट टेरेस का इशू था. नहीं तो ये तो फिर आपको ये मेजॉरिटी डिसीजंस के हिसाब से अगर whenever you are discussing in general body meeting, simple majorities will have to agree whether they are right or whether they are wrong. If they are wrong, I mean, even if they are wrong, and if you condone that error or you condone that they are wrong act, Right. then general body, then the matter finishes there. Okay. अगर आप उनके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो फिर अगर वो मुद्दा आता है जनरल बॉडी में तो then it should be rejected by the general body also. Kuldeep sir, we'll take up next question. Mr. Praveen Patil. Mr. Praveen Patil. Next question is. हेलो सर. हेलो सर. हाँ पूछिए, आपका वीडियो ऑन करिए. वीडियो ऑन करता हूँ, 1 सेकेंड. हाँ तो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारे सोसाइटी में आप वीडियो ऑन करिए फिर आ जाइएगा. आप वीडियो ऑन करके फिर आ जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. वीडियो ऑन है सर. हाँ बोलिए. तो मैं एक्चुअली कमेटी मेंबर हूँ. हमारे सोसाइटी में टोटल 106 फ्लैट है. ऑलरेडी उसमें से 104 लोगों ने पार्किंग परचेस किया है. 2 लोगों के पास परचेस नहीं किया तो बिल्डर का अलॉटमेंट लेटर नहीं है. तो क्या कमेटी उन दोनों को मतलब लीज पे पार्किंग दे सकते हैं क्या? एक्चुअली क्या हुआ कि उसके रिगार्डिंग एसजेएम हमने बुलाई थी और एसजेएम में भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ, लेकिन पूरे सोसाइटी ने उसको मना किया कि उनको फोकट में पार्किंग अलॉट करने के लिए एक तो लीज पे दे दो, नहीं तो परचेस करो, ऐसा पूरे सोसाइटी का भी कहना है. तो इस कंडीशन में कमेटी में क्या करना चाहिए? नहीं, पार्किंग आपकी है, मतलब इनफ पार्किंग है. जैसे अगर 106 फ्लैट है तो 106 पार्किंग है क्या? हाँ एक्चुअली अभी 11 पार्किंग रिजर्व में है. 11 पार्किंग अलॉटमेंट होने के बाद 11 पार्किंग एज ए विजिटर पार्किंग करके मतलब रिक्त छोड़ा है. No, visitor parking cannot override the requirement of the members parking. आप ये नहीं है कि भी हम 20 पार्किंग विजिटर्स के लिए रखेंगे इसलिए हम 10 मेंबर्स को पार्किंग नहीं दे सकते. पहला अधिकार पार्किंग का जो है वो मेंबर्स का है. उसके बाद में जो आप जगह नॉमिनेट कर सकते हैं कि भाई ये विजिटर्स पार्किंग को ये जगह पे पार्क करना है, तो सिक्योरिटी सबके पास होती है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं. तो अभी नॉर्मली अगर पार्किंग अलॉटेड है जो उसके ऊपर पेमेंट करी गई है एज पार्ट ऑफ द अलॉटमेंट, देन यू हैव द राइट. अगर कॉमन पार्किंग है तो कॉमन पार्किंग में आपको मालूम है कि रूल तो वही होता है कि भाई ऑन नीड बेसिस एंड ऑन सर्कुलेशन बेसिस. अगर पार्किंग कम है तो आप 10 मेंबर को पार्किंग जो रोटेट करें फिर, और उसमें आपको जो जनरल बॉडी डिसाइड करे कि भी आपको इतना देना चाहिए फॉर पर मंथ, तो उसके हिसाब से वो अरेंजमेंट कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली क्या है कि सुनो ना सर, एक्चुअली ये जो पॉइंट है हमारा कोर्ट तक गया है सर. मिस्टर पाटिल, योर क्वेश्चन इज ओवर. वी आर नॉट टेकिंग additional questions, supplementary questions. We are winding up this webinar in 5 minutes. Next question is by Mr. Anil Kumar Anchan. Mr. Anil Kumar Anchan. अंचल साहब माइक अनम्यूट कर लीजिए. सर नमस्ते. सर ये जो सोसाइटी रजिस्टर होता है इसका डॉक्यूमेंट अपन मांग सकते हैं क्या? सोसाइटी जो रजिस्टर होता है उसका डॉक्यूमेंट सोसाइटी अपन जब रजिस्टर कर लेते हैं तो उसका अपन डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ले सकते हैं, मेंबर इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्या? अपन देख सकते हैं कि वो रजिस्टर हुआ या नहीं है सोसाइटी?
नहीं तो इस पे शक शुबा तो क्यों होना चाहिए? आप सोसाइटी को पूछिए ना, जाके इंस्पेक्ट कर तो लीजिए। मैं सोसाइटी को पूछा था और मैंने रजिस्टर को भी लेटर डाला था। रजिस्टर बता रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अभी आगे क्या करना चाहिए सर? नहीं, ये तो सोसाइटी रजिस्टर होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी सोसाइटी नहीं रजिस्टर हुई है, तो फिर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए। नहीं, सोसाइटी तो चल रहा है सर, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स मांगने पर ना तो सोसाइटी दे रहे हैं, ना तो रजिस्टर का ऑफिस में कुछ दिखाई दे रहा है। नहीं तो क्या जब करें? तो अनिल जी, जब आपने रजिस्ट्रार को कंप्लेन किया तो रजिस्ट्रार ने क्या जवाब दिया? वो उसने ये तो नहीं बोला कि आप डॉक्यूमेंट नहीं देख सकते हैं, कि वो सोसाइटी को नहीं बोला कि भाई आप, और उसके रजिस्ट्रार के पास तो सारा डिटेल्स होता है कि कौन सी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, कौन सी नहीं रजिस्टर्ड है। उन्होंने ना बोला मेरे पास नहीं है, तो उसमें अभी वही है क्वेश्चन कि आगे कैसा प्रोसीडिंग करें अभी। अगर सोसाइटी नहीं रजिस्टर्ड है तो फिर आप प्रोसीड करिए टू रजिस्टर द सोसाइटी, उसका सेपरेट प्रोसेस है। मैं अभी हियरिंग मेरा चालू है रजिस्टर के पास। हाँ, तो उसमें तो आपको वहाँ पे उन लोग ने एडवोकेट को भी अपॉइंट किया है। तो मैंने उनको बोला कि आप सोसाइटी ही रजिस्टर नहीं है और इलीगल चल रहा है, तो आप कौन सा बेस पे एडवोकेट को हायरिंग किया करके। तो बोलता है नहीं, सोसाइटी तो है। तो ये सब चल रहा है। इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैं देख सकता हूँ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, हेमंत सर, आई थिंक दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड इशू। थोड़ा सा आप इसके ऊपर ज्ञान दीजिए प्लीज। कुलदीप सर, ऐसा है कि जब आप सोसाइटी रजिस्टर करते हो तो या तो बिल्डर ने रजिस्टर करके दिया होगा आपको, या तो बिल्डर के नॉन कोऑपरेशन से आपने रजिस्टर किया होगा, और उस समय जिसको कहते हैं फॉर्म ABCD प्लस एफिडेविट्स वगैरह वगैरह आपने फाइल किया होगा। आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में एक सिंपल अर्जी डाल सकते हो, एप्लीकेशन फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, दिस इज द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके मेंटेनेंस बिल में मिल जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। मिस्टर अभिजीत शर्मा, आप म्यूट करके रखिए प्लीज। या तो आपको शेयर सर्टिफिकेट है, मेंटेनेंस बिल है, या सोसाइटी का लेटर हेड है, ये टिपिकली मिल जाता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और फिर भी अगर रजिस्ट्रार नहीं दे रहा है, और चूंकि रजिस्ट्रार इज ए पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिसर, PIO है, you can put up an RTI application and follow it up. There is no difficulty कि जिसमें आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। Anyway, thank you. थैंक यू। Mr. Abhijit Sharma, your question please. Mr. Abhijit Sharma. यस सर, गुड इवनिंग सर। सर, अगर सोसाइटी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ, बोलिए। वीडियो ऑन ही है। बोलिए सर, अगर सोसाइटी जो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग लिखते हैं उनको और मेल पे पूछते हैं या लेटर लेटर से पूछते हैं, फिर भी वो लोग इसको शेयर नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि वो लोग रजिस्ट्रार को भी जो एनुअल रिटर्न्स वगैरह और डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है वो नहीं करते हैं। तो हमको अगर DR को भी अगर लिखेंगे तो भी वो डॉक्यूमेंट जो हमको चाहिए वो उसके पास ही नहीं है, तो वो हमको कैसे मिलेगा जब सोसाइटी उनको ही जमा नहीं कर रहा है, और हम जो लिख रहे हैं सोसाइटी को वो हमको नहीं दे रहा है। तो ऐसे केस में कैसे, और जब हम RTI भी डालते हैं अगर किसी डॉक्यूमेंट के बारे में, अगर दूसरे डिपार्टमेंट में जैसे IT इनकम टैक्स में या कहीं पे भी, तो वो लोग ये बोल देते हैं कि दिस इज पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी शेयर्ड, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, इस तरह से कुछ जवाब दे देते हैं वो लोग। तो जबकि वो डॉक्यूमेंट जो हम मांग रहे हैं वो एक्चुअली किसी का पर्सनल नहीं है, वो सोसाइटी का है। तो सोसाइटी का पर्सनल कैसे हो गया? तो ऐसे सिचुएशन में कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट रिकवर करें? ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब वो तो सोसाइटी को डॉक्यूमेंट देने ही चाहिए। ये एब्सोल्युटली आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और अगर ये तो DDR को खुद एम्फेसाइज करना चाहिए उनको अंडर 27(1 and 2) 154B। और अगर वो नहीं देते हैं तो वो बर्खास्त कर सकता है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट इतनी अच्छी जजमेंट है कि भी ये अपनी मनमानी आप नहीं कर सकते हो। लेकिन वही है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू टेक द होल थिंग टू द एंड, बट आई डोंट फाइंड एनी रीजन
You can, अगर registrar नहीं करता है, you can make the complaint even to the commissioner. Where's the problem? हाँ सर, जबकि नहीं, वो खुद रजिस्ट्रार को ही जमा नहीं करते, और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंटरनल जो एक्चुअली जरूरत नहीं है डीआर को सबमिट करने का, तो वो हमारे मेंबर्स के लिए जरूरी है ताकि हमको पता चले कि क्या चल रहा है, और क्या मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल जो उनका जो वो है डॉक्यूमेंट्स है, वो हमारे लिए चाहिए, हमको ये मालूम करने के लिए कि देयर इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो वो लोग दे आर नॉट अकाउंटेबल और दे आर नॉट। तो आपके मुद्दे बेसिकली अभिजीत जी, आपके मुद्दे दो हैं। एक, सोसाइटी इज नॉट फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स व्हिच दे आर सपोज्ड टू। हर साल उनको ये जो होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार, उसके वो नहीं कर रहे हैं, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो कि साहब आप। डीआर भी क्या करता है, वो नोटिस इश्यू करता है, लेकिन ज्यादा कुछ आगे एक्शन नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, मतलब या तो क्रिमिनल का कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ये सोसाइटी एमसीज के अगेंस्ट में, या फिर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं डीआर को भी मेंबर बना के, पार्टी बना के। I don't know. I don't think that you should go directly to High Court. High Court में पैसे बहुत लगते हैं and all that. तो first you should try and resolve the issue administratively. आप रजिस्ट्रार नहीं करता है तो आप रजिस्ट्रार के ऊपर का अधिकारी जो है, आप टू कमिश्नर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। And there is a Civilian Servants Act also, under which dereliction of duty is also punishable. आप उसके ऊपर भी अगर मंत्रालय में डालेंगे कि भाई ये dereliction of duty कर रहा है, ये अधिकारी जो है अपना काम नहीं कर रहा है बराबर से, तो उसको पूछताछ हो सकती है। तो ऐसे नहीं है, वो आपको करना। तो ये कोर्ट का जो है वो मेरे हिसाब से तो आपको आखिर में रखना चाहिए आपको, क्योंकि आप इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस और पैसे बहुत खर्च होते हैं। ओके कुलदीप सर, हम लोग को वेबिनार कंप्लीट करना पड़ेगा। वी हैव लगभग कंप्लीटेड आवर टाइम फ्रेम, एंड I'll take up one last question because Mr. Hiren has already asked and we interrupted him. Mr. Hiren, are you still there? Yes, sir. Namaste. Namaste. Please ask a short question and then we will conclude today's webinar. Same था ये जो 154B27 मार्च में सर ने भेजा था, उसके बाद कुछ आगे फर्दर एक्शन हुआ ही नहीं है कमेटी में। हमने मई में वापस रिमाइंडर डाला था उनको रजिस्टर ऑफिस में, और रिमाइंडर 2 भी कल के डेट में डाला है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कमिटी। नहीं, ये तो आपको करना पड़ेगा, परसू करना पड़ेगा, और नहीं तो आप अगर मान लो कुछ हो ही नहीं रहा है तो जैसे बताया था कि आप अंडर 146 भी डाल सकते हैं, उसकी हियरिंग करके आप इनको प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो वो थैंक यू। 146 कहाँ देना है कंप्लेंट? डीडीआर के ही देना पड़ता है, जीटीआर डीडीआर, वो इनको सुनाई करते हैं और सुनाई करके आदेश देते हैं। ओके कुलदीप सर, थैंक यू फॉर लेक्चरिंग अस टुडे। आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है आपके तजुर्बे का। आई एम सॉरी ऑल फ्रेंड्स कि बाकी लोगों के प्रश्न नहीं ले सकते, और किसी दिन ले लेंगे, और कभी फ्यूचर के वेबिनार में कुलदीप सर को फिर से इनवाइट करेंगे। एंड thank you once again Kuldeep sir for sharing all your experiences and knowledges. Now with the permission of all our friends here, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you all friends. Thank you. Thank you. See you next time. Thank you sir. Bye bye.